जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि बाल विकास की अवस्थाएँ हैं। क्योंकि इस टॉपिक से सीडीपी हो या सीटेट हो, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। सो इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और आप सभी को बता दूँ कि ये पूरा क्लास एनसीईआरटी नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। और आप सभी को पता है साथियों कि यदि आप रीट का एग्ज़ाम देने वाले हो तो कहीं ना कहीं रीट का एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में आपको रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको और कितना तैयारी करना है और आपने अभी तक कितना तैयारी कर रखा है। सो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए और प्रैक्टिस सेट पे आप उन बुक्सों से लगाए जो बेस्ट बुक हो, जो अच्छी बुक हो, जिसमें कि कंटेंट अच्छी हो, साथ ही साथ क्वेश्चनों का लेवल कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे हो, जिससे कि आप जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चनों से आपको डर नहीं लगेगा। सो बेस्ट बुक के बारे में यदि मैं बताऊं साथियों, मैंने कुछ बेस्ट बुक देखा और उन बुक्सों में से मुझे ये बुक काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इस बुक की खास बात ये है कि इन्होंने क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके बताया है। साथ ही साथ क्वेश्चनों का लेवल कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी अच्छा रखा है। सो ये बुक है साथियों चक्षु प्रकाश द्वारा प्रकाशित, और हर सब्जेक्ट के बुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो चाहे संस्कृत हो या ईवीएस हो। सो सभी बुक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ तक ही यही नहीं, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों बुक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है मैंने। सो वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं साथियों, बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है और कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालते हैं बाल विकास की अवस्थाओं में। पहला जो अवस्था आता है वो है प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे प्री नेटल स्टेज भी कहा जाता है। ये जो अवस्था होती है साथियों 9 माह, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 280 दिन का होता है। यानी कि यह जो अवस्था जो होती है ना, माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है क्या, शैशव अवस्था। तो कभी कभी क्या होता है कि अवस्थाओं के श्रृंखला यानी कि क्रम पूछ लिया जाता है कि पहला अवस्था कौन सा है, सुप्रसव पूर्व अवस्था। सेकंड अवस्था आपको याद रखना है शैशव अवस्था। अब शैशव अवस्था का जो समय पीरियड है, यानी कि समय कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि शैशव अवस्था कब से प्रारंभ होता है। शैशव अवस्था जो प्रारंभ है 2 वर्ष से, ठीक है। यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, शैशव अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था की खास बात यह है साथियों कि इस अवस्था में शिशु जो है पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, और उनका व्यवहार कैसा होता है, मूल प्रवृत्ति का होता है। यानी कि उन्हें जो चाहिए, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो फेक मोशन वाले नहीं होते। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि बच्चे को भूख लगेगा तो वो रोने लगेगा, है ना। यानी कि उसको जो चाहिए वो रोकर मांगने का प्रयास यहाँ पे करता है। वो कैसा होता है, मूल प्रवृत्ति का होता है। यहाँ पे फेक मोशन यानी कि हम कह सकते हैं कि उसे जो चाहिए वो ही मांगेगा। यहाँ पे जो है माँ से ऐसा नहीं होगा कि माँ से मजाक करेगा, है ना। तो ये जो अवस्था ऐसी होती है जिसमें बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है। दूसरा, यह जो भी व्यवहार करता है बच्चा, वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है, ठीक है। इसके साथ साथ में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इस एज में जो बच्चे का जो शरीर होता है ना, बहुत ही अधिक तेजी से बढ़ता है। किस अवस्था में, शैशव अवस्था में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में मानसिक अवस्था हो गया। इस अवस्था को मानसिक अवस्था भी कहा जाता है और अधिगम की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा कहीं ना कहीं जो है उसके आसपास जैसे लोग हैं जो बोलते हैं, जो भाषा बोली जाती है उसे सीखने का प्रयास करता है और देखता है और उसे सीखने का प्रयास यहाँ पे करता है। ये एक ऐसी अवस्था है जो कि अधिगम की अवस्था इसे कहा जाता है। इसके बाद में नैतिकता का अभाव होता है, यानी क्या क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पे बच्चा नहीं समझ पाता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने बताया जो कि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला शिशु अवस्था में आपको याद रखना है कि इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं माता पिता पर निर्भर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड
कि व्यवहार कैसा रहता है, इनका मूल प्रवृत्ति का रहता है। ठीक है, इसके बाद में इस अवस्था में जो बालकों की जो शारीरिक क्षमता या शारीरिक वृद्धि जो होती है ना कहीं बहुत तेज होती है। साथ ही साथ मानसिक विकास इसमें अधिक होता है और अतिगम की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे ये बताया कि इसमें नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि क्या सही है क्या गलत है ये नहीं समझ पाते हैं। सो सेकंड अवस्था बाल विकास का हमने देखा, शैशव अवस्था। इसके बाद में हम तीसरी अवस्था की ओर चलते हैं और तीसरा जो अवस्था है साथियों, पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, पूर्व बाल्य अवस्था जो है 2 से 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, सो इसमें क्या क्या पॉइंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो इसमें बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है। सो पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अनुकरण के द्वारा बालक किस अवस्था में सीखता है, सो वो है पूर्व बाल्य अवस्था। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, इस अवस्था में जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो 2 से 6 वर्ष के मध्य के जो बच्चे जो होते हैं उनमें जिज्ञासा की जो भावना है बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ वे कैसे सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में इस अवस्था में टू, यानी कि इस अवस्था को टू एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है समूह में रहकर खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि यह जो है भाषा अर्जन के लिए एक संवेदनशील चरण भी माना जाता है। तो संवेदनशील चरण को किस अवस्था को माना जाता है, सो वो है पूर्व बाल्य अवस्था को। इसके बाद में इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम्स में एक्टिव रहता है और उन गेम्स में भाग लेता है। सो ये आपको याद रखना है। सो मैंने यहाँ पे बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया क्या, कि पहला तो आपको याद रखना है कि यह अनुकरण के माध्यम से सीखता है बालक। ठीक है, इसके बाद में इस अवस्था में जिज्ञासा की जो भावना है कहीं ना कहीं बालक बच्चों में अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद में इस अवस्था को टू एज भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है समूह में खेलते हैं। इसके बाद में यानी कि यहाँ जो भाषा अर्जन के लिए एक संवेदनशील अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो है स्पष्ट रूप से भाषा सीखने लगता है। ठीक है, तो इसे क्या हम क्या कहते हैं, भाषा अर्जन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में कल्पनाशील गेम्स में एक्टिव रहता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये तीसरा जो अवस्था है वो हमने देखा साथियों। इसके बाद में हम चलते हैं चौथा अवस्था की ओर, जो कि उत्तर बाल्य अवस्था है। आप सभी को पुनः फिर से बता दूं साथियों कि कभी कभी इसका क्रम आपसे पूछ लिया जाता है कि पहला अवस्था कौन सा है, सेकंड अवस्था कौन सा है, थर्ड अवस्था कौन सा है और फोर्थ अवस्था कौन सा है। सो फोर्थ अवस्था आपको याद रखना है उत्तर बाल्य अवस्था, जिसे बाल व्यवस्था भी कहा जाता है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो इस अवस्था में, यानी कि यह जो अवस्था होता है कि जो है इसमें बच्चा जो है तार्किक चिंतन करने लगता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 6 से 12 वर्ष के मध्य का जो बच्चा जो होता है, इनमें जो है तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन की अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि सोचना स्टार्ट कर देते हैं, नई नई चीजों के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस अवस्था में, यानी कि इसे आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है, क्योंकि 2 से 6 वर्ष के मध्य के जो बच्चे जो होते हैं, यानी कि 5 वर्ष से के बाद में जो छठवां वर्ष बच्चों का होता है, वो कहीं ना कहीं स्कूल की अवस्था होता है, जिसमें कि बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, स्कूल एज भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे खेल में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और जो है बहुत ही ज्यादा जो है खेल के आते हैं। सो कहीं ना कहीं इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, ऐसे स्फूर्ति या फिर स्मार्ट एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज के जो बच्चे जो होते हैं, उन्हें जो दिखता है वही पहनने का या फिर उसे ही मांगने का प्रयास करते हैं। सो कहीं ना कहीं बच्चों में एक स्मार्टनेस की जो है भावना यहाँ पे उत्पन्न होती है। सो इस अवस्था को स्मार्ट एज की अवस्था भी कहा जाता है। कभी कभी क्या होता है साथियों कि इन पॉइंटों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो एक एक पॉइंट को आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि इसे खेलों की अवस्था
या जो है गेम स्टेज भी कहा जाता है। सो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है गेम में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और समूह में, खासकर ज़्यादा समूह में बच्चे इसमें खेलते हैं। इसके बाद में बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों कि इस अवस्था में जो बालक यानी कि जो बच्चे जो होते हैं उनमें स्टोरेज यानी कि संग्रहण की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि जो 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं उनके घर में यदि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हर एक वस्तु को, उनको जो भी अच्छी लगती है उन चीजों को एक जगह जमा करके रखते हैं। तो स्टोरेज करने की जो प्रवृत्ति होती है वो उत्तर बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में जो है टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है खासकर समूह में खेलते हैं और जो भी कार्य करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है वो समूह के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और इन्हें जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है। सो आपको याद रखना है उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, इनको हम पुनः फिर से रिवीजन कर लेते साथियों, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है जहां से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि उत्तर बाल्यावस्था में, इस अवस्था में बालक जो बच्चे जो है तार्किक चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं और इसे आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है। सेकंड में, थर्ड मैंने आपको बताया गंदी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे खेल में अधिक भाग लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, क्योंकि जो देखते हैं या जो अच्छा लगता है वही मांगने लगता है, या फिर वो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। ठीक है, यह मांगते हैं। सो इसे हम कहते हैं स्मार्ट एज। ठीक है, इसके बाद में इस खेल की यानी कि इसे खेल की अवस्था भी कहा जाता है। और इस अवस्था में संग्रहण यानी कि बच्चे बहुत सारी चीजों को एक जगह स्टोर करके रखते हैं। तो इसे संग्रहण की यानी कि संग्रहण का विकास जो है कहीं ना कहीं इस अवस्था में हमें देखने को मिलती है। इसे टोली की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि समूह में बच्चे खेलते हैं और जीवन का अनोखा काल कहा इसे जाता है। सो ये आपको याद रखना है। खासकर जो लास्ट वाला जो पॉइंट है कि अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, सो आपको याद रखना है उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अवस्था की ओर चलते हैं साथियों, और नेक्स्ट अगला अवस्था है किशोर अवस्था। ठीक है, सो किशोर अवस्था का जो समय है वो है 12 या 13 से 18 वर्ष के मध्य का जो समय होता है उसे हम कहते हैं किशोर अवस्था। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखना चाहिए वो है साथियों, सबसे पहले जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। अच्छा, मैं पुनः फिर से आपको जो है याद दिला दूं साथियों कि जीवन का अनोखा काल यदि आपसे पूछे तो उत्तर बाल्यावस्था, क्योंकि एक एक पॉइंट को कभी कभी हम क्या कर देते हैं समझ नहीं पाते हैं। सो कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो जीवन का अनोखा काल यदि आपसे कहे तो वो आएगा उत्तर काल, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इसके बाद में यदि जीवन का कठिन काल कहे तो जीवन का कठिन काल क्या होता है, किशोर अवस्था होता है, क्योंकि इस अवस्था में जो बच्चे जो होते हैं कहीं ना कहीं जो है समाज के बीच में बनी प्रथाओं से संघर्ष करते हैं, साथ ही साथ अपने शारीरिक परिवर्तन में जो बदलाव आते हैं उनसे संघर्ष करते हैं, साथ ही साथ कुछ नया करने का यहाँ पे बच्चा प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं कठिन अवस्था जो है या कठिन काल जो है इस अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है संघर्ष करने स्टार्ट कर देते हैं, जो उनके यानी कि उनको जो दिखता है या फिर वो जिस समाज में रहते हैं और उनका जो आइडल होता है वैसे ही बनने का बच्चा यहाँ पे कोशिश करता है, उसके लिए संघर्ष करने स्टार्ट कर देता है। और इस अवस्था को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन जो है बहुत ही फास्ट यहाँ पे ले पाते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में इसमें विषमलिंगी आकर्षण की क्षमता कहीं ना कहीं अधिक हो जाती है, यानी कि यदि लड़का है तो लड़कियों की ओर आकर्षित होने लगता है, और जो यदि लड़की है तो लड़कों की ओर आकर्षित होने लगता है, यानी कि विषम लिंगी की ओर आकर्षित जो है इस अवस्था में हमें बच्चों में देखने को मिलती है। सो ये भी आपको याद रखना है। इस अवस्था में स्वर्णकाल यानी कि इस अवस्था को क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल या गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे जो है अपने भविष्य का निर्माण करने जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें जो बनना है, जो चाहिए उन्हें आगे जाके अपने भविष्य को, अपने आप को देखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका निर्माण यहाँ पे होता है। सो इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अवस्था में वीर पूजा की भावना कहीं ना कहीं बच्चों में हमें देखने को मिलती है, यानी कि 13 से 18 वर्ष के जो बच्चे जो होते हैं उनमें वीर भावना यानी कि वीर पूजा की भावना हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों कि इस अवस्था में बच्चे जो है अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। अमूर्त चिंतन यानी कि कल्पनाशील
वाली चीजों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं और आगे आने वाले भविष्य के बारे में जो है बच्चे यहाँ पे चिंतन या तार्किक के रूप में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। सो अमूर्त चिंतन किसमें होगा? सो अमूर्त चिंतन किशोरावस्था में होगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो यहाँ पे हमने जो है बाल विकास की सभी अवस्थाओं को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास किया साथी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छा से देखा होगा और आप सभी को बता दूं कि इस क्लास का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो वहां से जाके एक बार आप रिविजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाल विकास की अवस्थाएं छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। सो आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और यदि आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक्स देख रहे हो तो ये बुक को आप ऑनलाइन परचेज करके आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं साथियों। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।